हेलो, वेलकम यू ऑल टू मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में ऑलरेडी डिफरेंशियल कैलकुलस कवर हो चुकी हैं। हम लोग अभी हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव क्या होती है, और फिर ये एरिया अंडर कर्व कैसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होती है, जिसका डिफ्रेंशिएशन पता था उसके लिए। ठीक ना, जहाँ पे एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट का यूज किए थे। मतलब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक ना, लेकिन कुछ ऐसा इंटीग्रेशन भी आ जाता है जिसमें से वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करती, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक ना, तो कुछ मेथड्स में जैसे यहाँ पे दो कवर कर रहे हैं। जनरली 11th-12th में जितना भी हम लोग यूज करेंगे ना, दो से काम चल जाती है। मेनली यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही काम चल जाती है, लेकिन फिर भी एडिशनल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि कहीं पे अगर यूज पड़ जाए तो उसको यूज कर सके। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या कवर करेंगे। अगर इसमें फॉर्म रहेगा, ठीक ना, इंटीग्रेशन का क्या होता है कि कुछ फॉर्म रहता है। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर जैसे ये फॉर्म में आ गया, नीचे में फंक्शन रहेगा, ऊपर में इसका डेरिवेटिव रहेगा। ठीक ना, या नीचे के फंक्शन पे कुछ रेडियल पावर रहेगा, जैसे 1/2 यहाँ पे स्क्वायर रूट से डिनोट किए हैं, या कुछ भी रेडियल पावर हो सकता है। ठीक ना, 1/4, 3/2, इस हिसाब से ऊपर में उसका डेरिवेटिव रहे। तो ये सब कुछ पॉपुलर फॉर्म है, उसका कैसे करेंगे। फिर ये x टू द पावर a टू द पावर, ये सब फॉर्म इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन उस फॉर्म में कुछ ऐसा चीज़ से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ताकि वो वाला फॉर्म जो याद है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें वो आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। वहाँ पे देखेंगे कि बाय पार्ट्स क्या होती हैं पहले, और उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक ना, वो समझने के बाद फिर कुछ फंक्शन का जो जनरली यूज होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ln x, या x टू द पावर समथिंग इंटीजर में कोई कांस्टेंट इंटू साइन x, या e टू द पावर, ये सब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक ना, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले ये कुछ फॉर्म लेते हैं। ठीक ना, अगर एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, मान लो कि डिनोमिनेटर में कोई है x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। ठीक, और इसका डेरिवेटिव ऊपर में, डेरिवेटिव क्या होगा, 4x टू द पावर 3 प्लस 3। ठीक, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक, या इस पर कुछ पावर है, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट है, इस पर रेडियल पावर क्या 1/2 हो गया, या कोई और भी दूसरा पावर है, मान लो 1/x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 है। इस पे पावर अभी यहाँ पे 1/2 है, चलो 1/2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। ओके, और ऊपर में इसका ये वाला फॉर्म है 4x³ प्लस 3, इसको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके ना, तो यहाँ पे जब ये फंक्शन पता है और इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक ना, तो क्या करो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे कि जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर में पता है, तो इसको कोई एक दूसरा वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेट x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये x टू द पावर 4, सॉरी x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, ये हुआ। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू x टू द पावर 4 - 1, मतलब 4x³ प्लस 3। ठीक ना, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू dt/dx, है ना। यहाँ से क्या देखोगे कि ये dx है, तो dx क्या मतलब, dx इसी के साथ में मल्टीप्लाई ही है। ठीक ना, तो यहाँ से dx को ये साइड में लेते हो, 4x³ प्लस 3 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। ठीक, अब ये सबको वहाँ पे फिर से पुट कर दो, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू
इसको टी माने थे, ठीक ना, नीचे में टी पुट कर दो, ऊपर में क्या हो गया 4x³ dx, इसका क्या वैल्यू आया dt, ठीक ना। तो ये वो फॉर्म में आ गया 1/t dt, ठीक ना। अब देखो इसका तो पता है क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता था ln x, होता था ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या हो जाएगा ln t, ठीक, ln t प्लस सम कांस्टेंट दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया ln t प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। t का वैल्यू यहाँ पे ये वाला बैक पुट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस 3x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो उसमें क्या ध्यान दिया, सब्स्टिट्यूट किए कोई चीज़ से, यहाँ से क्या देख के सब्स्टिट्यूट किए कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, ठीक ना। अगर डेरिवेटिव नहीं भी रहता, ठीक ना, ये मान लो 3 नहीं रहता, ठीक, ये 3 नहीं रहता तो क्या करता इसमें, पहले इसको +3 कर देता, फिर -3 कर देता, ठीक, फिर ये वाला एक साथ में ले लो, फिर ये अदर वाला को एक साथ में ले लो, ठीक ना। अब वो सॉल्व होता कि नहीं होता बाद में देखते, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे उधर नहीं जाएंगे, मान के चलो कि ऊपर में डेरिवेटिव है, ठीक ना। चलो अब दूसरा फॉर्म क्या था कि इस पर कुछ रेडियल पावर रहे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट था, सब्स्टिट्यूशन सेम करो उसमें भी, ठीक ना। ये i था, तो यहाँ पे भी i क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में dt हो जाएगा, ठीक, सेम सब्स्टिट्यूशन से नीचे में क्या हो जाएगा t⁴ 1/2 होगा ना। इसको कैसे लिख सकते हो, t⁻⁻⁻² dt। अब ये देखो किस फॉर्म का इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता था, x⁴n + 1/n+1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे t है और यहाँ t के साथ में इंटीग्रेशन हो रही है, तो क्या करेंगे इसको t⁻n+1 मतलब -1/2 + 1/-1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ गया t⁻1/2 प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ से आ गया 2√t, देखो ये आ गया। अब इसका t का वैल्यू यहाँ पे फिर से रख सकते हो, क्या आ जाएगा 2t, किसको एज्यूम किए थे, ये यहाँ पे भी सेम फंक्शन था तो सेम सब्स्टिट्यूट कर दिए, वहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा था इसीलिए, ठीक ना। तो 2x⁴ प्लस 3x प्लस 5, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया इस टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये कहीं पे भी आएगा तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है, जब दिख जाए कि किसी का डेरिवेटिव है ऊपर में, उसको ये चीज़ से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक ना। देखो अब इस पे आते हैं, ये इस चीज़ का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर नीचे में x² है, ठीक, और a यहाँ पे सम कांस्टेंट है, ठीक ना, a सम कांस्टेंट है, नीचे में x² है, जब इसको डेरिवेटिव लेंगे तो एक पावर इसका कम होगा, ठीक ना। उसी टाइप से लग रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ और रहता तो वो उस हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते, ठीक ना। तो इसमें क्या करो, जब देखना कि नीचे से ऊपर में एक पावर कम रहे, ठीक ना, तो वो डेरिवेटिव ले सकते हो, या नीचे में x⁴ है तो ऊपर में जब डेरिवेटिव लोगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, इसको पहले t मान लेते हैं, ठीक ना। मान लो a² प्लस x² = t, ठीक, यहाँ पे भी वही सेम इसी लाइन पे जा रहे हैं, ठीक ना। a कांस्टेंट है, इसका x के साथ में डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x = डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम क्वांटिटी से के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। इधर x के रिस्पेक्ट में किए तो उधर भी x के रिस्पेक्ट में। यहाँ a कांस्टेंट है, a का 0 हो गया, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x = dt/dx, ठीक, 0 रहने दो। यहाँ क्या आ गया 2x dx = dt, ठीक। या तो अब देखो यहाँ पे x dx तो दिख रहा है, ये वाला x के साथ में मिलकर ये x dx तो दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं है। क्या करो 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, ठीक ना, कोई दिक्कत।
2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 2 से डिवाइड भी कर दिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो जब एक्स डी एक्स को रिप्लेस करोगे किससे, डी टी बाई टू से, तो डी टी यहाँ पर आएगा और 2 नीचे में आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। तो वही था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या ये करो। उसके बाद फिर ये क्या हो गया, इधर इसको टी से रिप्लेस किए, टी टू द पावर 3/2 हो गया ना। इसको फर्दर देखोगे तो क्या हो गया, 1/2 तो बाहर ले लो, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -3/2 डी टी। ठीक, कोई दिक्कत। अब ये वही फॉर्म में आ गया, टी टू द पावर इसका क्या हो जाएगा -3/2 + 1 बाय -3/2 + 1। ठीक, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस सम कांस्टेंट। ओके, सम कांस्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लिमिट नहीं दी है। ठीक ना, अगर लिमिट रहेगा तो फिर कांस्टेंट देने का ज़रूरत नहीं है, वो तो देख लिए हम लोग उसमें कि डिफरेंट इंटीग्रेटर में कांस्टेंट लिखना टाइम वेस्ट है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और टी टू द पावर यहाँ पे क्या करोगे -1/2 और नीचे में -1/2। ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो गया, -1/√t प्लस सम कांस्टेंट, वही होगा ना। ये -1 आ जाएगा और इसको t -1/2 करेंगे तो नीचे 1/t ये तो आ जाएगा, टी टू द पावर 1/2, उसको अंडर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया -1/√। टी का वैल्यू रख दो, क्या था, a² + x²। ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो इस हिसाब से इसका भी इस टाइप का जब इंटीग्रेशन रहेगा, मान लो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहता है 5-6 कुछ, तो कांस्टेंट तो बाहर कर देते हैं ना, इसलिए कांस्टेंट का लिखना हुआ कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि अगर इस फॉर्म में रहे तो फिर कैसे रिप्लेस करेंगे। तो आओ सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक ना, 1/√a² + x²। अब यहाँ पे देखो ऊपर में तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे x² को, तो वो कहीं x है ही नहीं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ठीक ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के इसमें पावर में डिफ्रेंशिएशन से होगा नहीं, काम नहीं चलेगा। ठीक ना, अगर इसको t ले लेंगे तो यहाँ पे जो कि क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पे काम आएगी। ठीक ना, जैसे 3 आइडेंटिटीज़ था ट्रिग्नोमेट्री का, फेमस क्या था, sin² x + cos² x = 1 एक था, दूसरा sec² x - tan² = 1, और फिर था cosec² x - cot² x = 1, ये था। तो ये क्या दिख रहा है, a² + समथिंग का स्क्वायर। ठीक ना, इसमें से ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, sec² x = 1 + tan² x। ठीक ना, अगर यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे a tan x से तो हो जाएगा। यहाँ पे x क्या, कोई भी +∞ से -∞ हो सकता है, x² तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक ना, तो और tan थीटा भी, tan x भी +∞ से -∞ हो सकता है, तो x को tan x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्या चीज़ से सब्स्टिट्यूट करो, लेट x = a था तो यहाँ पे a tan x ले लो। ठीक ना, लेट चलो x = a tan x। ओके, तो क्या आ गया, dx/t t मानो, यहाँ तो एक वेरिएबल ऑलरेडी x है तो इसको t मान लो। ठीक ना, t। ठीक, dx/dt इसको t के साथ में डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, tan t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो उसका क्या हो जाएगा, sec² t। ओके, देखो ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx = a sec² t dt। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या हो गया, i = इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या हो गया, a sec² t dt। ठीक, फिर नीचे में क्या था, √a² + a² tan² t, है ना, ये हो गया।
यहाँ से इससे बाहर लो ए स्क्वायर कॉमन लो, ठीक ना। ए स्क्वायर को जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर टी होगा ना। 1 + tan स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, ए सेक स्क्वायर टी बाय √, ए स्क्वायर है तो एक ए बाहर आ जाएगा, ये हो गया। 1 + t स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर को टी को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर टी, ठीक, इंटीग्रेशन विथ टी। यहाँ से हो गया ए एक आउट कैंसिल, ठीक। तो देखो यहाँ से एक बाहर आएगा, ये सेक टी 2 है तो एक बाहर आएगा, फिर क्या बच जाएगा, ये सेक स्क्वायर टी एंड इससे जब बाहर आएगा मॉडुलस ऑफ सेक टी, ठीक ना, ये बाहर आएगा। जब इसका डोमेन एंड रेंज देखोगे तो मॉडुलस ऑफ सेक टी इक्वल टू सेक टी ही होता होगा जिस केस में, तो वहाँ पे ये कर सकते हो एक कैंसिल, तो ये इसको लिख सकते हो। इसका ये देख करके जहाँ डोमेन एंड रेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे देख लोगे, वो जब यूज होगा ना उसको यूज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मान के चलो कि इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी सेक टी डी टी, ठीक ना। यहाँ से एक एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता है। फिलहाल मान लो ln ऑफ सेक टी प्लस tan टी, ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट। मतलब मेन क्या था कि यहाँ पे नीचे में देख करके सब्स्टिट्यूशन किससे करना है, जब इस हिसाब से रहे ना कि समथिंग प्लस स्क्वायर या समथिंग माइनस स्क्वायर, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है, ठीक ना। ये बात बस ध्यान में रखना। अब आओ देखते हैं वो दोनों। देखो ये केस में इसमें क्या कर सकते हैं, इसको किस हिसाब से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर है सिर्फ ऊपर में, नीचे में भी ये एक्स स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, क्या कर दो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये प्लस माइनस कर दो, ए स्क्वायर ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ठीक ना। इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख सकते हो ना। ये दोनों को अलग करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई हो गया ये। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यहाँ पे तो ये वाला फॉर्म आ गया, देखो अभी जो सॉल्व किया था ना, यहाँ पे बस ए स्क्वायर रहेगा और नीचे में भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जगह आते आते यहाँ पे इसका वाला क्या हो जाएगा, नीचे में 1/a स्क्वायर आ जाएगा, इसका तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा सा है, लेकिन फिलहाल देख लो कि इसको जब ये मैच करने लगे, ठीक ना, कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो उसको कुछ प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x को साइन टी कॉस टी कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना। मान लो फिलहाल लेट x इज इक्वल टू साइन टी, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। यहाँ पे देखो इसको कैसे माने, वैल्यू ये x साइन क्यों मान सकते हैं यहाँ पे, इसका जब डोमेन देखोगे, ठीक ना, रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा ना। मतलब यहाँ से मॉडुलस ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ए आना चाहिए,
ठीक ना। अब ए से कम लाओगे तो ये मतलब साइन एक्स का ये आता है, ठीक ना। यहाँ पे देख लो एक्स, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ठीक ना। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय ए स्क्वायर, ठीक ना। अब एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या, साइन का ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, उससे कम ही रहता है। तो एक्स बाय ए को अगर साइन बाय मान लोगे, ठीक ना, साइन टी, ठीक ना, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, या एक्स बाय ए को साइन टी ले लिए, फिर उधर जाने के बाद यही हो जाएगा, ठीक ना। इस हिसाब से एक वैलिड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ठीक ना। यहाँ ले लिए, अब फिर इसको सेम पाथ पे जाओ, डी एक्स वाई डी टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक। यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी डी टी, सब्स्टिट्यूट करो वहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू रखो ए कॉस टी डी टी, ठीक। नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस टी बाय अंडर रूट, इसमें क्या करो, एक कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक ना। ये हो जाएगा इंटू डी टी। जब इसको ये देखोगे ए से एक बाहर आ जाएगा, ए एक आउट कैंसिल, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, कॉस टी, ठीक, कॉस टी और मॉडुलस ऑफ कॉस टी, ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट, इससे जब बाहर लाओगे तो मॉडुलस का, इसका जब रेंज और डोमेन देखोगे कुछ ना, तो इसका डोमेन कुछ पॉजिटिव में ही आता है, ठीक ना। तो वहाँ से लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अभी इंटीग्रेट नहीं किए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी बाय कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1 डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, ठीक। सिर्फ टी हो जाएगा, टी किसका वैल्यू था, टी था, यहाँ से देख लो एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन टी, मतलब क्या लिख सकते हो, साइन टी इज इक्वल टू एक्स बाय ए, ठीक ना। तो टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, हो गया ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू टी प्लस सम कांस्टेंट था, इसको फर्दर लिख सकते हो एक्स का वैल्यू पुट करके साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। इस हिसाब से कुछ ये सब पॉपुलर सब्स्टिट्यूशन है, जनरली ये सब यूज होगा, मोस्टली ये सब आएगा 11th-12th में, ये भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सब में 12th में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सब फाइंड करेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वो सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक ना। तो अभी हम लोग कुछ ये सब कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं क्या। अगर दो फंक्शन रहता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक ना, v इज अ फंक्शन ऑफ, चलो g मान लो फंक्शन ऑफ x, ठीक ना, दोनों फंक्शन ऑफ x है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करते थे, इसमें दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इजी होता था, ठीक ना, और एक दूसरा फंक्शन जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से वो फंक्शन इंड होने का टेंडेंसी रहता था, ठीक ना। तो उसमें से कुछ डिसाइड करते थे, कुछ आइलेट रूल होता था, लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है, अभी वो देख करके यहाँ पे वो पता चल जाएगा कि कौन सा लेना है, ठीक ना। एक फंक्शन को पहले वैसे ही रहने देते थे, रहने दिए u, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए v dx, ठीक, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ, इस बार ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, ये वाला इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट करके लाए थे, ठीक ना, इंटीग्रेट करके v dx, ये इंटीग्रेशन था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर टोटल को इंटीग्रेट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, बस इतना सा है ये, ठीक ना। कुछ देखते हैं क्वेश्चंस, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x, ठीक।
तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है और दूसरा फंक्शन का है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई है ना, इसको एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ ln x करना ही है, तो इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन तो ये ln x नहीं लेंगे क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन ये ले लो। ठीक ना, इसको 1 को मान लो अभी v और इसको मान लो u। ठीक, ताकि v का इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे और log का डिफ्रेंसिएशन आराम से होता है। ठीक, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलो यहाँ क्या हो गया, पहले ln x को ऐसे रखो। ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करो ln x का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, फिर इसका इंटीग्रेशन करो 1 dx, ये ख़त्म हो गया। फिर इसको ये करो, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो गया ln x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या हो जाएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x। देख लो कितना लकी हो, ये कट जा रहा है। ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा, तो ये क्या वैल्यू आ गया ln x, चलो इसको इधर लिख दो x ln x माइनस x। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ln x। देखो एक फॉर्मूला ही आ गया। हाँ, इसके साथ में कांस्टेंट सी भी ऐड कर सकते हो। ठीक ना, तो ये हुआ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके कैसे ये सब फाइंड करेंगे। ठीक, अब दूसरा पे आ जाओ। देखो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक ना, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन ए एक्स। ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें देखो ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये तो कभी वो 0 हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे 2x² का आएगा, दूसरा बार इंटीग्रेट करोगे x1 का आएगा, तीसरा बार इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट आएगा, चौथा बार में ये डिफ्रेंशिएट करने पे वो 0 हो जाएगा। ठीक ना, इसको यहाँ पे मानना डिफ्रेंशिएशन करने, इसको u मानना हमेशा। ठीक ना, जिसको डिफ्रेंशिएट कर सके, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे रहेगा, कुछ भी पोलिनोमियल फंक्शन रहे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी रहे, उसको यही मानना, इसको u मानना कन्फर्म। ठीक, इसको u मानना हमेशा और इसको भी इस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम में u को ऐसे ही रहने देते थे। ठीक ना, फर्स्ट टाइम में u को ऐसे ही रहने देते थे, u को ऐसे रहने दिया मतलब x3। ठीक, x3। दूसरा बार में इसको हाँ, तो इसमें क्या इसका इंटीग्रेशन करते थे। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स बाय, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, एक्स को टी पुट करके फिर वहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बाय ए, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम में, और इधर यही रह जाएगा साइन एक्स की। दूसरा बार क्या करना, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख करके जब बहुत सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम में इसको ऐसे ही रहने दिए, दूसरा बार इसको यहाँ पे प्लस साइन के साथ में था। ठीक ना, प्लस साइन के साथ में था ये, दूसरा बार में यहाँ पे माइनस साइन रखो और इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो गया 3x²। ठीक, अब ये टोटल जो यहाँ पे है इसको फिर से इंटीग्रेट करो, तो 1a तो बाहर रह जाएगा, cos ax का इंटीग्रेशन sin ax बाय a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस sin ax बाय a²। ठीक, अब देखो यहाँ इस बार प्लस लिया, यहाँ माइनस, इस बार यहाँ पे प्लस लो, ये जो ब्रैकेट के अंदर में फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा 6x। ठीक, और यहाँ पे फिर इसको इंटीग्रेट करो साइन ax, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या था माइनस ऑफ cos x, ऐसे करके बाय x, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा फिलहाल cos ax बाय a³। ठीक, इसका और डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, करो तो इस बार क्या रह जाएगा, प्लस यहाँ था तो यहाँ माइनस ले लो, -6। ठीक, उसका इंटीग्रेशन करो क्या हो जाएगा
साइन एक्स बाय ए टू द पावर 4, ठीक। इसका फिर जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो प्लस जीरो समथिंग जो भी है उसके बाद तो जीरो ही, टर्म का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो इसका इंटीग्रेशन इस हिसाब से फाइंड करते हैं, ठीक ना। अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है, वैसे भी सब्स्टिट्यूशन ये बाय पार्ट्स लगा करके भी करोगे तो यही आएगा, ठीक। तो ये हुआ एक इम्पोर्टेंट सा इसका एप्लीकेशन, ठीक ना। अब देखो ये वाला का वही आए, इसको एक फंक्शन मान लो, दूसरा ये फंक्शन मान लो। दोनों फंक्शन ना तो कभी डिफ्रेंशिएट होने पे इंड होगा, ना कभी इंटीग्रेट होने पे इंड होगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदिंग है, लेकिन बाय पार्ट्स का यूज करके किस हिसाब से कहाँ पे दिमाग लगाते हैं। अगर पहला बार देखोगे तो ये तो लगेगा कि नेवर एंडिंग होने वाला ये इंटीग्रेशन आ गई, ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन कभी जीरो होगा, ना इंटीग्रेशन कभी जीरो होगा, ना ही इसका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कभी जीरो होगा। तो किसको फर्स्ट माना है, किसको सेकंड माना है, ये बहुत ही होता है। तो कोई भी फंक्शन को इसमें फर्स्ट सेकंड मान लो, ठीक ना। एक फंक्शन को ये मान लिए यू, दूसरे फंक्शन को भी मान के प्रोसीड किए। तो यहाँ पे ये सब पहला देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसको ए इंटू ए टू द पावर एक्स रख दिए, कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन बी एक्स बाई बी यहाँ रहने दिया, माइनस इस बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया ई इंटू ए टू द पावर एक्स, ए इसका कोफिशिएंट था मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन यहीं पे, फिर इसका इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पे देखो इसको रीअरेंज किए, ए आर बी को बाहर निकाल दिए, ये एक दूसरे फॉर्म का इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ ऑलरेडी ई इंटू ए टू द पावर एक्स का बी का साइन कॉस के साथ कर रहे थे, यहाँ साइन के साथ में आने लगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या किए, इधर से साइड से निकाल लिए, ठीक ना। फिर उसी के तरह इंटीग्रेशन निकाले तो इस बार यहाँ कॉस का फॉर्म आया, ठीक। यहाँ पे इस ये वाला ही फॉर्म आया, इसमें देखे कि अच्छा जो रिक्वायर्ड था अपना इंटीग्रेशन आई वही यहाँ पे आ रहा है, यही वाला रिक्वायर्ड था ना आई इंटीग्रेशन, उसको यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक। यहाँ पे पुट कर दिया, उसके बाद ये वाला वैल्यू उठा करके इसके जगह पे रख दिए, रीअरेंज करने के बाद ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक। ई इंटू ए टू द पावर एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इसको देख लेना कभी डिटेल से, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कैसे यूज किए। अब एक छोटा सा जरूरी है वो ये वाला, देखो अगर कोई इंटीजर में वैल्यू दिया हुआ है, सपोज सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक ना। यहाँ पे भी इसमें इंटीग्रेशन लिमिट डाल दो 0 से π/2। अगर बाय चांस एक क्वेश्चन रहे कि साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक ना। या फिर ये रहे कि सिर्फ साइन एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक ना, 0 से π/2, 0 से π/2। और या फिर कह सकता है कि cos x का वैल्यू निकालो। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, ये पता है, माइनस ऑफ cos x, लिमिट डालो 0 से π/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, cos π/2 0 और 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक। ये पता है कि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको देखेंगे कि गामा फंक्शन के साथ में, हाँ, इस फॉर्म में ला करके कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। तो देखो थोड़ा सा नया चीज़ है यहाँ पे देखना, एक होता है बीटा फंक्शन, एक होता है गामा फंक्शन, ठीक है ना। घबराने का बात नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक ना। बीटा एम एन मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन 2m-1x कॉस 2n-1x। यहाँ पे एम एन अभी के लिए मान के चलो कि अपने केस में इंटीजर है कोई, ठीक ना, साइन के पावर फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर में, ठीक। फिर बीटा का गामा के साथ में रिलेशन होता है, ये वाला फंक्शन जो है ना गामा है। अगर बीटा एम एन है तो गामा एम एन मल्टीप्लाई विथ गामा एन, नीचे में दोनों का गामा एम प्लस एन, ठीक, ये होता था। अब ये गामा क्या आ गया भाई, देखो गामा एन मतलब होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक। फैक्टोरियल पहले बता दिए थे क्या होता था। अगर मान लो कि यहाँ पे गामा 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5-1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ 4 × 3 × 2 × 1 तक मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हुआ 4 फैक्टोरियल मतलब। अगर कहीं पे हाफ आ जाता है, ठीक ना, बस ये वैल्यू दिमाग में रखना कि गामा 1/2, ठीक, गामा 1/2 होता है √π, ठीक।
ये बस याद रखना, बस इतना सा ही है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, इतना सा याद रखना। गामा 1/2 होता है पाई। फिर तो ये सब धड़ल्ले से सॉल्व करोगे, ठीक ना। देखो तो यहाँ से बीटा, हाँ ये हो गया इसका रिलेशन। अब अगर क्वेश्चन दे दें कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन, वो वाला ले लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। लिमिट दे दिए 0 से π/2, ठीक। तो पहले यहाँ से कर लो, इसमें क्या करो 2 से इधर डिवाइड कर दो, ठीक ना। ये वाला फॉर्म में ये वाला फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इधर हाफ कर दो, ठीक। यहाँ पे भी हाफ कर दो, इसमें लग जाएगा तो इसमें भी हाफ लग जाएगा, कोई डाउट। इसमें हाफ कर दिए। अब सीधा mn का अगर वैल्यू पता चले तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। इसका मतलब यही हो गया ना, इसका मतलब सीधा ये हो गया। यहाँ इधर भूल जाओ बीटा फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गामा, हाँ, हाफ ऑफ गामा m गामा n बाय गामा m प्लस n, ठीक ना। अब यहाँ से फाइंड कर लो, इससे मैच करके क्या करना, 2 को लिखना 2 इज इक्वल टू 2m-1, ठीक ना। तो m का वैल्यू क्या आ गया 2 + 1 बाय ये 2 + 1 बाय 2 मतलब 3/2, ठीक। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना, गामा n इज इक्वल टू होता है, ठीक ना, गामा n इज इक्वल टू n-1 टाइम्स गामा n-1, ठीक। यही एक चीज़ ये याद रखना, दूसरा चीज़ ये बस। यहाँ पे देखो m इक्वल टू 3/2 आ गया और ये कॉस पे कुछ नहीं पावर है तो क्या 1 है, ठीक ना। तो 1 को इससे रिप्लेस ये करो, 1 इज इक्वल टू 2n-1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक। m इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू 1। बस इतना सा वैल्यू पुट करना है, ठीक ना। यहाँ पे तुरंत से ये देखना कि m इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/2 और n इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया 1/2, नहीं 1/2 तो रहने दो, गामा m का वैल्यू क्या आ गया 3/2, इधर गामा, अच्छा गामा 1 हो गया, ठीक। गामा 1 √3/2 + 1, ये हो गया। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो 1/2, ये गामा 1 क्या हो गया, गामा 1 तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक ना। इसको क्या लिख सकते हो गामा 1 + 1/2 लिख सकते हो ना, 1 + 1/2, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे फिर इसको क्या लिख सकते हो 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये वाला तो गया 0 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे इसका वैल्यू देखो नीचे में क्या आ गया 3/2 + 1, ये तो 1 के फॉर्म में ही है। यहाँ क्या होता था एक कम हो जाता था बाहर में, तो इसके हिसाब से हाँ ये वाला को भी ऐसे ही रहने दो अभी, गामा 3/2 + 1, इसको भी रीअरेंज कर लो, क्या 1/2 + 1। तो यहाँ पे देखो इससे एक कम हो जाता था, क्या होता था, इसी को दूसरे फॉर्म में किस हिसाब से लिख सकते हो गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, दूसरा फॉर्म इसका यही हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था n+1, n के जगह क्या 1/2 है, तो 1/2 यहाँ रखो, 1/2 यहाँ रखो, क्या हो गया 1/2 गामा 1/2 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये इसका तो वैल्यू 1 हो गया 0 फैक्टोरियल का। नीचे में रखो 3/2 गामा 3/2। एक चीज़ गौर किया, ऊपर में अगर इसको ब्रेक नहीं करता, इसको सिर्फ यही रहने देता गामा 3/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये हाफ से मल्टीप्लाई है, ठीक ना, हाफ इंटू 2/3 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक ना।
इसको वेरीफाई करके देखते हैं इसके केस में, साइन एक्स के केस में। तो यहाँ पे है अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो यहाँ फाइंड करना है क्या, m और n का वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 गामा n बाय गामा m प्लस n। ओके, यहाँ देखो साइन पे पावर 1 है तो ये इसको इक्वेट कर दो, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब कॉस पे पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है, इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कॉस पे पावर 0 है, कॉस एक्स 0, ठीक ना। यहाँ पे जब 0 है तो इसको 2n माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो, n इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया ना। अब यहाँ पे इस पर पुट कर दो 1/2, नोमिनेटर में क्या हो जाएगा गामा 1, इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया, गामा n का वैल्यू 1/2, ठीक ना। नीचे में क्या आ गया गामा 1 प्लस 1/2। जब इसको फर्दर लिखोगे तो क्या आ गया 1/2, इसका वैल्यू 1, ऊपर में आ गया गामा 1/2, नीचे में इसको लिख सकते हो 1 प्लस n है, ठीक है ना। तो गामा 1 प्लस n को क्या लिख सकते थे, n गामा n के जगह पे यहाँ 1/2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ये दोनों कैंसिल, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया ना। यहाँ से भी आंसर 1 आ गया, अपना मैच कर लो, यहाँ से भी आंसर 1 आ गया। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें था मेथड ऑफ इंटीग्रल्स का जो दोनों को कवर किए। शुरू का जितना इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन था बस बेस वाला, जैसे एंटी डेरिवेटिव का क्या होता था वो सब चीज़ें कुछ याद रखना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं भी मैथ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स में थोड़ा सा कम यूज होगा। ओके, चलो फिर अब कुछ नेक्स्ट वीडियो में ये एलिमेंट कैसे लेते हैं वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक। चलो, थैंक यू।